हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर्स। इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, जो कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स का ही एक एग्जाम्पल है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी एप्लीकेशन है ग्रीडी अप्रोच की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। All right, so here we are given with a set of n activities in a set capital S, A1, A2, A3 up till AN। हमारे पास क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़कर आए हैं, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ जॉब्स हैं या कुछ टास्क हैं। ठीक है, सो वी हैव अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम दैट वी नीड टू एग्जीक्यूट। आप ऐसा इसको इमेजिन कर सकते हैं, या फिर अगर हम किसी इंडस्ट्री में हैं तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं, राइट। नाउ ईच एक्टिविटी हैज़ अ स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम which is denoted by SI and FI respectively for activity I, and जो उसकी रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग टाइम होगा वो 0 हो सकता है, मीन्स 0th टाइम पे स्टार्ट हो, लेकिन इन्फिनिटी से कम होगा, तो उसकी एक रेंज डिफाइन कर रखी है। नाउ व्हाट इज द मेजर फैक्टर अबाउट दीज एक्टिविटी इज दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर इन रिक्वायरमेंट, दैट इज दे विल डिमांड सेम रिसोर्सेज। अब हमारे पास इशू क्या है कि हमें इन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करना है। ओएस का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आप लोग शेड्यूलिंग जो है और डेडलॉक जो है वो पढ़कर आए हैं, तो आप लोगों को आइडिया रहेगा। हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, सपोज कीजिए, वी कैन ऑल्सो टर्म दैम एज एक्टिविटीज़। हमें उन्हें एग्जीक्यूट करना है और वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस हैं। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस का मतलब उनकी जो रिसोर्सेस की डिमांड होगी वो सिमिलर होगी। ठीक है, सपोज फाइल एक रिसोर्स है, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक ही फाइल के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स हो गया। अगर सपोज कीजिए हमने वो रिसोर्स किसी एक एक्टिविटी को असाइन कर दिया, तो दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या हो सकता है, डेडलॉक अकर कर सकता है, तो दैट इज एन इशू। तो यहाँ पर सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम एसोसिएटेड रहता था, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम हमारे पास एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम लोगों को कंपैटिबल एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा, हमें म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी है। नाउ टू एक्टिविटीज, लेट अस सपोज देयर नेम इज AI एंड AJ। हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं, दे आर सेट टू बी म्यूचुअली कंपैटिबल। हम उन्हें म्यूचुअली कंपैटिबल बोलते हैं कब, जब उनके जो फिनिशिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, हर एक एक्टिविटी का एक स्टार्टिंग टाइम है कि इतने बजे शुरू होगी, राइट, और इतने बजे खत्म होगी। तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम का जो इंटरवल है, अगर वो ओवरलैप नहीं करता है तो एक्टिविटीज कंपैटिबल होती हैं। ठीक है, सो टू एक्टिविटीज AI एंड AJ आर सेट टू बी म्यूचुअली कंपैटिबल इफ द इंटरवल SI-FI एंड SJ एंड FJ डू नॉट ओवरलैप, दैट इज दे आर डिसजॉइंट। Now the activity selection problem is to find the maximum size subset of mutually compatible activities. तो जो हमारा एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम है उसमें हमें करना क्या होता है, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें से म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटी का सबसे बड़ा सबसेट निकालना है। अब इसी चीज को एक बार डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर ये डेटा गिवन है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस डेटा, यू हैव 3 एक्टिविटीज A1, A2 एंड A3 along with their respective start time and finish time। ठीक है, तो जो एक्टिविटी A है वो 1 यूनिट से शुरू होकर 3 यूनिट पर खत्म होती है। जो 2 है वो 2-4 इंटरवल लेती है, और जो 3 है वो 3-4 इंटरवल, ये 3 बजे शुरू होकर 4 बजे खत्म होती है सपोज, राइट। तो अब कंपैटिबल एक्टिविटीज को हम डायग्राम के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स लिख लिया। अब ये नंबर क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर्स हमारे पास स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम लिखे हुए हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, मिनिमम रेंज क्या है, स्टार्टिंग टाइम, एक्टिविटी शुरू कहाँ से हो रही है, 1। ठीक है, और मैक्सिमम फिनिशिंग टाइम देखिए, दैट इज 4। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज हैं वो सपोज कीजिए 1 बजे शुरू होकर 4 बजे में तीनों खत्म हो जाएंगी। तो क्या करा, 1 2 3 4 लिख लिया। ठीक है, तो जितने नंबर्स यहाँ पर मेंशन है उतने नंबर्स मैंने ऊपर हॉरिजॉन्टली लिख लिए, और क्या करा, कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है, डायग्राम कैसे बना है। जो एक्टिविटी A1 है वो कितने इंटरवल पे शुरू हुई, 1, और खत्म कब हुई, 3। तो क्या करा, 1 से 3 के बीच में A1 लिख लिया। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या बता रहा है, दिस इज द टाइम स्पैन। ये जो आपकी लाइंस हैं उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है और हमने बस एक तरीके से टाइम स्पैन डायग्राम बना लिया। तो वो 1 बजे शुरू होकर 3 बजे खत्म होता है। देन फॉर A2 एंड देन फॉर A3 रिस्पेक्टिवली। तो वो 3 से 4 के बीच में, वो 2 से 4 के बीच में A2। तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास इसका जो इसकी डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन क्या कहती है कंपैटिबल एक्टिविटी की। अगर स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम दो एक्टिविटी का ओवरलैप करता है तो एक्टिविटी कंपैटिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखिए तो A1 और A2 जो है, देखिए 2 से 3 पे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, जो टाइम इंटरवल 2 to 3 है उस पे दिस इज ओवरलैपिंग, सो वी विल बी कंसिडरिंग इट एज नॉट कंपैटिबल। ठीक है, और जो हमारे पास ये दो एक्टिविटी हो गई A1 और A3, देख लीजिए 3 पर A1 खत्म हो रहा है तो 3 पर A3 स्टार्ट हो रहा है, राइट, दैट इज कंपैटिबल। तो ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज कीजिए A1 और A3 को, फॉर एग्जाम्पल मैंने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग चला रखा है और टाइम क्वांटम दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। ठीक है, एक CPU, जो हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स आप लोगों ने OS में पढ़ा होगा, वी हैव मोर देन 1 प्रोसेसर्स, राइट। तो आई कैन अलॉट A1 टू 1 प्रोसेसर एंड A2 टू अदर प्रोसेसर। ठीक है, दोनों ही एक्टिविटीज को हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के रिसोर्सेज हैं हमारे सिस्टम में, वी हैव मोर देन 1 प्रोसेसर बट ऑल अदर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे A1 और A3 को मैंने एक साथ एग्जीक्यूट कर भी दिया तो दिस इज वेरी क्लियर कि 1 बजे से लेके 3 बजे तक जो भी रिसोर्सेज हैं वो A1 यूज करेगा। जिस टाइम पर A1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो A1 से सिमिलर कोई और एक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग सेट्स हम लोग निकाल सकते हैं रिसोर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये सिमिलर एक्टिविटीज हैं, तो A2 को भी वही रिसोर्स चाहिए था, तो हम A2 को A1 के साथ नहीं चला सकते, लेकिन A3 को चला सकते हैं बिकॉज टाइम इंटरवल अलग है। सपोजिटली हमारे पास कुछ XYZ अलग एक्टिविटीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट A1 से अलग है। ठीक है, सपोज आई हैव एन एक्टिविटी Z, उस Z एक्टिविटी की जो रिक्वायरमेंट है वो A1 की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती, तो हम उसे साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राउंड रॉबिन लगा दीजिए, साथ में एग्जीक्यूट कर दीजिए, डेडलॉक नहीं होगा बिकॉज रिक्वायरमेंट अलग है। हम वो रिसोर्स ही नहीं मांग रहे जो A1 के पास है। लेकिन A1, A2 और A3 सिमिलर हैं, तो अगर A1, A2 एक साथ चला दिया तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि डेडलॉक अकर हो जाए। तो इसलिए म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज की जो ये एल्गोरिदम है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे गिवन होता है। तो एग्जाम्पल में जो मैंने ये लिखा हुआ है, दैट इज the data that will be provided to you in your examination. Consider the given set of activities. आपको ये ABCDEF जो है वो activities के नाम given है, उनका starting time दिया है और उनका finishing time दिया है। ठीक है, तो now this is your question and you have to find out a subset of activities that are mutually compatible, that is their starting and finishing time does not overlap. Correct? Steps देखते हैं, किस steps में हमें इसको solve करना है। पहला स्टेप, अरेंज द एक्टिविटीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिनिशिंग टाइम। रिमेंबर वी आर वर्किंग विद ग्रीडी एल्गोरिदम्स। तो अभी तक आपने जितनी भी ग्रीडी अप्रोच के एग्जांपल्स पढ़े हैं, चाहे वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो या फिर फ्रैक्शनल नैपसैक हो, सॉर्टिंग करना जरूरी है। वाई? बिकॉज हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चॉइसेस ले रहे होते हैं। कोई हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने में मदद मिलती है अगर हम लोग सॉर्टिंग से अरेंज कर लेते हैं अपने डेटा को। तो किसकी सॉर्टिंग करनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर फिनिशिंग टाइम। नाउ अगेन आई विल बी कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जब भी हम लोग SDF एग्जीक्यूट करते हैं या प्रायोरिटी एग्जीक्यूट करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो अगर मैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करती हूँ तो अराइवल टाइम और प्रोसेस नेम को भी साथ में सॉर्ट करती हूँ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप फिनिशिंग टाइम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके एरे में स्टार्टिंग टाइम भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो सॉर्ट कर लीजिए दोनों को विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर फिनिशिंग टाइम। फिर क्या कीजिए,
एक्टिविटी सेलेक्ट कीजिए जिसका मिनिमम फिनिशिंग टाइम है और उसको अपने सेट के अंदर डाल दीजिए, और उसके रिस्पेक्ट में जो एक्टिविटी आपने अपने आंसर में, अपने सोल्यूशन में डाली है, सी ग्रीडी अप्रोच, सॉर्ट किया, एक एक्टिविटी सेलेक्ट करी, अब उस एक्टिविटी के साथ जो जो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दीजिए, जो जो ओवरलैप नहीं करती है उसको अपने सोल्यूशन सेट में डालते रहिए। कब तक कंटिन्यू कीजिए? जब तक सारी एक्टिविटीज़ कवर नहीं हो जाती। तो क्या किया है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जो डेटा अभी पिछली स्लाइड में गिवन था उसको सॉर्ट करके लिख लिया है विद रिस्पेक्ट टू फिनिशिंग टाइम। एक्टिविटीज़ का ऑर्डर देखिए वो ABCD के हिसाब से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने इसको फिनिशिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लिया, उसी हिसाब से स्टार्टिंग टाइम भी आपका सॉर्ट हो गया और उसी हिसाब से आपकी ABCD जो आपकी एक्टिविटीज़ के नाम हैं वो भी सॉर्ट हो गए। फिर क्या किया, नंबर का रेंज देखिए, 1 आपका मिनिमम नंबर है और 7 आपका क्या है, मैक्सिमम नंबर। 7 आपका मैक्सिमम नंबर है। तो क्या करा, ऊपर हमने वो नंबर्स यहाँ पर लिख लिए। मैंने यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर लिया है ताकि डायग्राम जो है वो फुलर लगे। फ्रॉम 0 to 7 आपको मेंशन कर लेना है। तो जो रेंज है आपकी, जस्ट मेंशन दैट रेंज। उसके बाद क्या करें, अगेन वो लाइन्स आप ड्रॉ कर लें। अब क्या करना है आपको, सॉर्टिंग के बाद जो आपका ये डेटा आया है उस हिसाब से एक एक एक्टिविटी उठाते जाइए। तो आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज एक्टिविटी A, और आप एक्टिविटी A को ड्रॉ कर लीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्टिविटी A यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 से 3 में एक्टिविटी A है, वो आपकी एक्टिविटी ड्रॉ हो गई और आपने क्या बनाया, एक सोल्यूशन सेट दैट इज एम्प्टी। अभी आपके पास कोई भी एक्टिविटी आपके सबसेट में नहीं आई है, पहली एक्टिविटी सिस्टम के अंदर एंटर हो गई, दैट इज एक्टिविटी A, उसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, पहली एक्टिविटी को उठाकर अपने सोल्यूशन सेट के अंदर डाल देना है। दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। आप निकाल रहे हैं सेट ऑफ म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज, उसमें से एक आपकी जो एक्टिविटी आई है दैट इज एक्टिविटी A, जो आपने इंक्लूड कर लिया। अब अपने जो टेबल है उसमें आगे चलिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके पास एक्टिविटी B। तो आप क्या करेंगे, एक्टिविटी B को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो एक्टिविटी B क्या है, 1 से लेकर 4 तक आपने ड्रॉ कर लिया। देखिए क्या ये एक्टिविटी A के साथ ओवरलैप कर रही है? यस, इट इज ओवरलैपिंग विद एक्टिविटी A, तो इसको हम अपने आंसर सेट के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पर आइए, दैट इज एक्टिविटी F। अगर मैं एक्टिविटी F को देखूं तो वो 2 से लेकर 4 तक जो है एग्जिस्ट करता है, उसका यही टाइम पीरियड है। तो यहां पर इफ आई विल बी चेकिंग इज इट ओवरलैपिंग विद A, किसके साथ कंपेयर करना है, जो रिसेंटली एडेड एक्टिविटी है आंसर सेट में उसके साथ, ठीक है। तो F को किसके साथ कंपेयर करोगे, A के साथ कंपेयर करोगे। क्या A के साथ ओवरलैप हो रहा है? हाँ, A के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो वी विल नॉट बी एडिंग इट इनटू आवर आंसर सेट, ठीक है। आगे C एक्टिविटी आया, टेबल में देखते जाइए, F के बाद C आता है, तो हम लोगों ने C को ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पे क्या C और A क्या है, रिसेंटली एडेड एक्टिविटी इन योर आंसर सेट। तो इज A एंड C ओवरलैपिंग? नो, A और C ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, देन एड C इनटू योर आंसर सेट, ठीक है। नाउ विच इज योर रिसेंटली एडेड एक्टिविटी? एक्टिविटी C. Activity C is your recently added activity in your solution set or your answer set, ठीक है। तो अब C के बाद जो एक्टिविटी आएगी that is D. Now D will be compared with C, ठीक है। तो अब आप देखिए D को हमने ड्रॉ कर लिया from 4 to 6। अब D को किसके साथ कंपेयर करेंगे, the recently added activity that is your activity C। तो क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं? Yes, they are overlapping. Do not include D into your answer set. Finally, draw E from 3 to 7. Now, is it, overlapping with the recently added activity, which is C? Yes, do not include C. Last is your G. G आपका 6 to 7 span करता है. Is it overlapping with C? No, it is not. So, add G into your answer set. यहाँ पर हमारा सारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। तो जो हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग सेट आया है, एक जो पहला हमारा आंसर है दैट इज ACG। और भी हमारे पास इसके आंसर हो सकते हैं बिकॉज येस इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप A को छोड़कर B से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको दूसरा सेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट सेट्स आ सकते हैं, बट दिस इज द वे, द ईजिएस्ट वे दैट यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विदाउट यूजिंग द एल्गोरिथम।
बट अगेन आई शैल बी एडवाइजिंग कि आपको ये मेथड तो आना ही चाहिए जिसमें हम लोग डायग्रामेटिकली इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, लेकिन आपको एल्गोरिदम के थ्रू भी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। एल्गोरिदम मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है, इफ़ आई विल बी फाइंडिंग टाइम, मैं एल्गोरिदम से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को किसी वीडियो में दिखा दूंगी। तो एल्गोरिदम को एक बार देख लेते हैं। एक्टिविटी है, ठीक है, तो हमारे पास दो सेट होंगे एस और एफ। नाउ यू कैन रिलेट कि हमारे पास दो जो सेट हैं दैट इज एस एंड एफ, स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम। मेरे को लेंथ निकालनी है क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज को स्पैन करना है, तो एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ए से लेकर जी तक एक्टिविटीज तक स्पैन करा था, तो एक फॉर लूप लगेगा, तो लेंथ चाहिए। दोनों में से किसी भी एरे, या तो एफ की एरे या फिर एस एरे का आप लेंथ जो है इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज आ जाएंगी। एन इज योर नंबर ऑफ एक्टिविटीज। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, सॉर्टिंग के बाद, रिमेंबर ये एल्गोरिदम सिर्फ आपको सेट रिटर्न करके देगी, सॉर्टिंग इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। वो जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें अलग से सॉर्टिंग करके रखनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू फिनिशिंग टाइम। तो जो पहली एक्टिविटी है हमारी सॉर्टिंग के बाद, उसको उठाकर आप अपने ए सेट यानी कि आंसर सेट के अंदर डाल दीजिए। तो पहली एक्टिविटी डाल दीजिए सॉर्टिंग के बाद, हमारे क्वेश्चन में वो एक्टिविटी ए थी। उसके बाद क्या कीजिए, एक वेरिएबल ले लिया, उसको आई इनिशिएट कर दिया रेफरेंसिंग के लिए, क्योंकि एरे है तो मुझे इंडिसेस चाहिए, कंपेयर होंगे स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम, तो दो वेरिएबल चाहिए। एक ले लिया फॉर लूप के साथ एम लूप वेरिएबल, जिसको 2 से लेकर n तक चलाया। क्यों? क्योंकि पहली एक्टिविटी तो डाल दिया हमने। अगर मैं इसको यहाँ पर भी देखूं तो देखिए ए तो मैंने आंसर सेट में डाल दिया है, लेकिन बाद में मैंने जो स्पैन करा है वो कहाँ से कहाँ तक किया है, बी से लेकर जी तक, तो सेकेंड एक्टिविटी से लेकर आखिरी एक्टिविटी तक, तो एक फॉर लूप चलाया फ्रॉम 2 to n। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, मैंने फिनिशिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम को कंपेयर करा, दो एक्टिविटीज का। कौन सी एक्टिविटी का? जो एक्टिविटी आपके सेट के अंदर है, दैट इज द रिसेंटली एडेड एक्टिविटी, उसके, और जो आने वाली एक्स्ट्रा जो अभी आई, जैसे यहां पर ए मैंने डाल दिया है आपके सोल्यूशन सेट के अंदर, और बी के फिनिशिंग टाइम के साथ मैं उसे कंपेयर कर रही हूं, कहीं वो ओवरलैप तो नहीं करते। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम को और उसके फिनिशिंग टाइम को कंपेयर कर लिया, तो बी और ए को वहां पे कंपेयर करा, तो दिस इज योर फिफ्थ स्टेप ऑफ कंपैरिजन। अगर ओवरलैप नहीं कर रहा होता है तो क्या कीजिए, उस एक्टिविटी को उठाकर सोल्यूशन सेट में डाल दीजिए। जैसे सी वाले केस के अंदर वो ओवरलैप नहीं कर रहा था। देखिए बी की बात करती हूं तो बी स्पैन कहां से करता है, 1 से लेकर 4 तक। अब 1 से लेकर 4 तक 2 और 3 तो आ गया ना। देखिए 1 से आपने शुरू करा और आप 4 तक गए, तो बीच में 2 और 3 आ रहा है। देखिए बी वाले केस के अंदर ए का जो टाइमिंग है। लेकिन अगर आप सी को देखते हो, सी के साथ अगर आप ए को कंपेयर करिए तो देखिए 3 से 5 है और वो 2 से 3 है, तो जैसे ही 3 खत्म होता है तब सी स्टार्ट होता है, तो ओवरलैप नहीं कर रहा। एफ को भी देखेंगे तो एफ भी ओवरलैप कर रहा है, 2 से 4 तक जाने में 3 आ जाता है जो कि ए का फिनिशिंग टाइम है। ठीक है, तो वो चेक किया नहीं होता है तो क्या कर दीजिए, उसको यूनियन कर दीजिए। और जो हमारे पास 7 स्टेप आता है वो क्या कहता है, अब आई क्या बन जाएगा आपका, रिसेंटली एडेड एक्टिविटी दैट इज एम। तो बाद में जब हमने सी एंटर कर लिया था तो फिर कंपेयर किसके साथ करा था, सी के साथ कंपेयर करा था, तो आई को एम बना दीजिए, तो जो रिसेंटली एडेड एक्टिविटी है वो आई बन जाता है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ए को रिटर्न कर देंगे। तो दैट वाज एक्चुअली योर एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी हम बात कर ले अगर जल्दी से, तो अगर मैंने सॉर्टिंग यूज़ नहीं किया तो एक फॉर लूप यूज़ हो रहा है स्टेप नंबर 4 में, एन तक जा रहा है, तो बिग O ऑफ एन। अगर मैंने सॉर्टिंग इंक्लूड कर लिया देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n, बिकॉज जो मैक्सिमम एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जाती है दैट इज n log n। तो आई शैल बी ट्राइंग कि मैं इसकी एल्गोरिदम से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊं। एग्जाम में आप डायग्राम जरूर से बनाकर आए। एल्गोरिदम पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो डू राइट दी एल्गोरिदम। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, एंड thank you so much for watching the lecture, and I shall be seeing you in the next lecture.